नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। इससे पहले वाली क्लास में आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा था। देखिए कि महाद्वीप और महासागर, सबसे पहले जैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले निर्मित होने वाले जो भू आकार थे उनको महाद्वीप और महासागर का नाम दिया गया। इनको सैलिसबरी नामक विद्वान ने प्रथम श्रेणी के भू आकारों का नाम भी दिया था। उसके बाद आपके महाद्वीप और महासागरों के बाद पर्वत, पठार, मैदान, गर्त आदि की उत्पत्ति हुई तो इनको द्वितीयक श्रेणी के भू आकार कहा जाता है। उसके बाद में अपर्दन और निक्षेपण के जो विभिन्न कारक हैं इनके द्वारा निर्मित स्थल रूप, जैसे आपका डेल्टा है, जलप्रपात है, इनको तृतीयक श्रेणी के भू आकारों के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि महाद्वीप और महासागरों से संबंधित तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ। महाद्वीप व महासागरों का निर्माण हुआ, अतः इन्हें प्रथम श्रेणी के भू आकारों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सैलिसबरी, एक विद्वान थे। इन्होंने 1919 में अपने विचार दिए और उस विचारों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के जो भू आकार हैं उनमें प्रथम श्रेणी के भू आकार उसमें शामिल किया था महाद्वीप और महासागर को। महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है। द्वितीय श्रेणी के भू आकारों के अंतर्गत आते हैं द्वितीयक श्रेणी के भू आकार। इसके अंतर्गत आते हैं आपके पर्वत, पठार, मैदान और गर्त आदि। ठीक है। उसके बाद है तृतीयक श्रेणी के भू आकार। तृतीयक श्रेणी के भू आकार इसके अंतर्गत आते हैं अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां जैसे
जलप्रपात, डेल्टा, ठीक है, प्राकृतिक तटबंध, आदि। तो ये हैं आपके तृतीयक श्रेणी के भू आकार। तो प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक सैलिसबरी ने इनको 3 श्रेणी के भू आकारों में शामिल किया है। तो जैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, उसके बाद पर्वत पठार, मैदान, गर्त बने, और उसके बाद अपर्दन और निक्षेपण से जो शिलाकृतियां हैं, जिनमें डेल्टा है, आपका जलप्रपात है, इसका निर्माण हुआ था। देखिए, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत हैं, जिनको सबसे पहले आरंभिक मत इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा है आपका संकुचन पर आधारित मत, और तीसरा है महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित मत, कि किन किन विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए। लेकिन उससे पहले महाद्वीप और महासागरों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित तथ्य। महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति से महासागरों से संबंधित तथ्य। कौन कौन से तथ्य हैं जो कि महाद्वीप और महासागरों से संबंधित हैं, ठीक है। जिसमें सर्वप्रथम पहला तथ्य देखते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कि महाद्वीपीय भाग पृथ्वी पर स्थलीय या महाद्वीपीय भाग पृथ्वी पर स्थलीय या महाद्वीपीय भाग का विस्तार 29% है, जबकि जलीय या महासागरीय भाग का विस्तार 100 में से 29। ये तो हो गया आपका स्थलीय भाग का विस्तार 29%, और जलीय भाग का विस्तार है 71%, सॉरी, ठीक है। तो ये है। इसके बाद हम देखते हैं 79 और 21। दूसरा नंबर, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसके 81% भाग पर, उत्तरी गोलार्ध के 81% भाग पर स्थल का विस्तार है,
तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जल गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध को जो जल गोलार्ध कहते हैं, तो उसके लगभग 90.12% भाग पर जल का विस्तार है वो पाया जाता है, इसलिए इसको जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तीसरा तथ्य कौन कौन सा है? जल गोलार्ध हो गया, स्थल गोलार्ध हो गया। इसके बाद आता है पृथ्वी के महाद्वीप। पृथ्वी के महाद्वीपों की आकृति त्रिभुजाकार पाई जाती है। इसका अपवाद केवल है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पृथ्वी के महाद्वीपों की आकृति है वो त्रिभुजाकार पाई जाती है, जिनका आधार उत्तर में, उत्तर दिशा में तथा शीर्ष दक्षिण दिशा की ओर पाया जाता है। दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा तथ्य है। उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर में जो आर्कटिक महासागर है उसकी तरफ। ठीक है, उत्तर दिशा का मतलब आर्कटिक महासागर की तरफ, और शीर्ष है वो दक्षिण में है। जबकि महासागरीय तथा लो जबकि की जगह तथा महासागरीय भागों की आकृति भी या महासागरीय आकृति भी त्रिभुजाकार मिलती है। जिनका आधार दक्षिण दिशा की तरफ तथा शीर्ष उत्तर की ओर है। जैसे आप देखो तो महाद्वीप और महासागरों की आकृति है वो पृथ्वी पर त्रिभुजाकार पाई जाती है। महाद्वीपों के संदर्भ में केवल ऑस्ट्रेलिया इसका अपवाद है। महाद्वीपों का आधार है वो तो उत्तर दिशा की तरफ है, आर्कटिक महासागर के सहारे, और शीर्ष है वो दक्षिण दिशा की ओर पाया जाता है। जबकि महासागरीय भाग है उनका आधार तो है दक्षिण दिशा की तरफ और शीर्ष है वो उत्तर की तरफ पाया जाता है। जैसे हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर का आधार है
वो उत्तमाशांत द्वीप और केप ऑफ जो हॉर्न है उसके लेकर के उत्तर में जो आपका ग्रीनलैंड के पास के द्वीप हैं वहां तक इसका शीर्ष है वो पाया जाता है। तो आधार तो हो गया दक्षिण की तरफ और शीर्ष हो गया उत्तर की तरफ। तो इनका इस प्रकार से शीर्ष और आधार है वो पाया जाता है। चौथा, महाद्वीप और महासागरों से संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं कि जो महाद्वीपीय भाग हैं, महाद्वीपीय भाग हल्के घनत्व के पदार्थों से बने हैं। हल्के घनत्व के पदार्थ जिनमें आता है आपका ग्रेनाइट, निर्मित हैं। जबकि महासागरीय भाग भारी घनत्व के पदार्थों से निर्मित है। भारी घनत्व के पदार्थों में आता है आपका बेसाल्ट, चट्टानों से तो इसके आधार पर इसकी तुलना हम कर सकते हैं कि महाद्वीपीय भाग है वो तो हल्के पदार्थ के बने हुए हैं और महासागरीय भाग है वो भारी पदार्थों के निर्मित है। और तथ्य देखते हैं महाद्वीप और महासागरों से संबंधित। देखिए महाद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी या शिखर भी कहते हैं इसको, वो है माउंट एवरेस्ट। और ये है आपकी 8,848 मीटर। जबकि महासागरीय भाग के सबसे महासागरीय भाग का सबसे गहरा गर्त ये है आपका मैरियाना गर्त। 11,065 मीटर की गहराई है इसकी और ये आपका है फिलीपींस द्वीप समूह में, जो कि फिलीपींस द्वीप समूह में है। तो ये अगला तथ्य प्राप्त हो गया कि महाद्वीपीय भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जबकि महासागरीय भाग का सबसे गहरा गर्त है वो मैरियाना गर्त है। अगला तथ्य देखते हैं हम।
भाग की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आल्प्स हिमालय है, जो कि 10,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जबकि महासागरीय तटीय कटकों की लंबाई किनारों की लंबाई 40,000 किलोमीटर है। तो एक तथ्य ये प्राप्त हुआ कि महाद्वीपीय भाग की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी अमाउंट है, वो आपकी आल्प्स हिमालय है, जिसकी लंबाई 10,000 किलोमीटर लंबी है, जबकि महासागरीय तटीय किनारों की लंबाई है वो 40,000 किलोमीटर है। और तथ्य हम देखते हैं, महाद्वीप और महासागरों से संबंधित तथ्य हैं वो कौन कौन से प्राप्त होते हैं हमको। इसके बाद घनत्व के आधार पर हो गया। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर महाद्वीप और महासागरों से संबंधित जानकारी है वो हमको मिल पाती है। इसी से संबंधित अगला जो तथ्य है वो हम देखेंगे, जिसमें अंतर्गत हम देखेंगे कि जो कटक है वो किस प्रकार से है। जबकि देखिए कि महाद्वीपीय भाग की तरह महासागरीय तली में भी पर्वत, पठार, मैदान व गर्त पाए जाते हैं, ये नहीं है कि केवल महाद्वीपीय भाग पर ही पर्वत पठार पाए जाते हैं, जबकि महासागरीय तली में भी इसी प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान और गर्त है वो देखने को मिलते हैं। इसी तरह कुछ अन्य तथ्य हैं जिनके द्वारा महाद्वीप और महासागरों से संबंधित जानकारी है वो हमको मिल पाती है। अब हम इसके बाद में देखेंगे महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो विद्वानों के मत हैं उनको कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से सिद्धांत हैं और हमारे सिलेबस में कौन कौन से सिद्धांत हैं जो हमको पढ़ने हैं। महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित विचारधाराएं या मत या सिद्धांत। सबसे पहले आता है इसमें आरंभिक मत।
ठीक है। दूसरा है संकुचन पर आधारित मत। संकुचन पर आधारित जो मत हैं उनमें एक नंबर है ABCD, लोथियन ग्रीन की लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना या सिद्धांत। ठीक है। संकुचन, जिनके कहने का मतलब है कि जो संकुचन की शक्ति के द्वारा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति मानते हैं उनमें तो लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना है। इसके बाद आती है आपकी लैपवर्थ और लव की परिकल्पना, वृहत संवलनों पर आधारित है जिनकी, वृहत संवलनों पर आधारित लैपवर्थ व लव की परिकल्पना। ठीक है। इन्होंने भी संकुचन के आधार पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति मानी है। इसके बाद आता है आपका ग्रेगरी का स्थल सेतु सिद्धांत, जिन्होंने भी संकुचन पर आधारित महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति मानी है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जो कि संकुचन पर आधारित हैं, जिनके आधार पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति को समझाया गया है। तीसरे नंबर में आता है आपका महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांत। ठीक है। जो कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? महाद्वीपों की विस्थापन से, जिसमें आता है आपका ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत। ग्रिफिथ टेलर का सिद्धांत। दूसरा है जोली का रेडियो एक्टिवता पर आधारित सिद्धांत। रेडियो एक्टिवता पर आधारित सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद आता है आर्थर ओम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। आर्थर ओम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। इसके बाद आपका चौथा आता है सिद्धांत वैगनर का
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पांचवा है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपके कुछ महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांत हैं जो कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति है वो विस्थापन के कारण मानते हैं। तो देखिए ये डिवाइडेशन रहा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित, जिसमें हम आपके सिलेबस में देखिए, आपके सिलेबस में महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, जिसमें महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनिकी दो के आधार पर आपका, इन दोनों के आधार पर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति दी गई है। जबकि ये कुछ मत हैं, यदि आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन ये प्रमुख मत हैं जिनमें वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता है और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आता है कि दोनों के अनुसार महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो ये जाकर इसके बाद वाली क्लास में हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो आज हमने जाना महाद्वीप और महासागरों से संबंधित कि किस प्रकार की उत्पत्ति से संबंधित इनके सिद्धांत है। इससे पहले हमने महाद्वीप और महासागरों से संबंधित कुछ तथ्य देखे थे और सैलिसबरी का विचार देखा था, जिसने भू आकारों को 3 श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। धन्यवाद आपको।